जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए नए सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे और इस सेगमेंट में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे, इसके कॉजेस को देखेंगे और रिजल्टेंट्स को जानेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो इनफॉर्मेबल पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। वैसे क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और वैसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग नरसंहार। जी हाँ, ऐसा नरसंहार जो पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया, अंग्रेजों का जो चेहरा है उसको पारदर्शी कर दिया, उसके विभत्स को दिखाया, उनके क्रूरतापन को दर्शा रहा था, उनके मनोवृत्ति को दिखाया। वो जो कहते हैं कि हम बहुत ही विकसित हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत मानवीय हैं, उसका ठीक उल्टा उनके अमानवीयपन को दिखाता है, उनके क्रूरता को दिखलाता है। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं और इससे जुड़े तथ्यों को समझते हैं। मगर जालियांवाला बाग कांड जानने के पहले हम पढ़ेंगे द एनार्कल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919 और उसके बाद हम जानेंगे डिसऑर्डर। जी, अभी क्या है उसको हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करेंगे द एनार्कल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919, जिसे आप लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट के नाम से जो जानते हैं उसका नाम है द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने एक कमेटी गठित की, एक कमेटी बनाया और उस कमेटी के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट को बनाया गया, सर सिडनी रॉलेट, और इन्हीं के नाम पर नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। कारण ये है, कहानी ये है कि सर सिडनी रॉलेट और कुछ लोगों की सदस्यता की एक कमेटी गठित की गई और इन्हें भारत में हो रहे क्रांतिकारी गतिविधियां और इनसे जुड़े क्रांतिकारी लोग का पता लगाना था कि ये कहां तक फैले हुए हैं और सरकार को किस तरह से चोटिल करना चाहते हैं, जख्मी करना चाहते हैं, किस तरह से इनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और उनके बारे में पता करना और उन्हें रोकने की जो एक प्रक्रिया होती है, रोकने का जो एक प्लान होता है, वो प्लान करना था। सरकार को बताना था कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हम इनको कैसे कुचल सकते हैं, दमन कैसे किया जा सकता है इनका। तो यही सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी और इनके द्वारा बनाए गए रिपोर्ट के बिहाफ में एक एक्ट बनाया जाता है, एक कानून पारित होता है, जिस कानून को बोला जाता है द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919। और सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। भारतीय इसे काला कानून कहते हैं। काला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जिस भी लोग की गिरफ्तारी होती है उन्हें ना ही कहीं अपील करने की स्वतंत्रता होती है, ना ही उनका दलील सुनने की स्वतंत्रता होती है, और ना ही उन्हें अपना वकील रखने की स्वतंत्रता होती है। जी हाँ, अभी जैसे वर्तमान स्थिति हमारी क्या है, हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार हैं और उस मौलिक अधिकार का हम इस्तेमाल करके, उस अधिकार के थ्रू अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो मुझे अधिकार है कि किस कारण से मेरी गिरफ्तारी हो रही है, मेरा जुर्म क्या है, ये जानने का मेरा पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार क्या है, या अब दूसरी प्रक्रिया क्या कर सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर मुझे किसी जज या किसी मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देनी होगी, उनके सामने मुझे खड़ा किया जाएगा, पेशी होगी मेरी। तीसरा कि अगर हम जिस न्यायालय में हमारा केस होता है, जिस जज ने हमारी सुनवाई होती है, मान लीजिए कि सिविल कोर्ट नहीं हो के, मान लीजिए सिविल कोर्ट, सबसे छोटा सिविल कोर्ट है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में हमारा केस मुकदमा चल रहा है और हमें वहाँ दोषी पाया गया, और दोषी पाने के बाद क्या हुआ कि हमें सजा हुई। तो हम इस जो हमको दोषी पाया गया, जो न्याय हुआ मेरे साथ, उसको हम अमान्य मानते हैं, नहीं मानते हैं, या हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हाई कोर्ट में जाके इसके लिए अपील कर सकते हैं। अपील वहाँ करते हैं, जब वहाँ भी अगर नहीं, हम वहाँ से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकते हैं। मगर ये जो रॉलेट एक्ट था, द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919, इसके तहत आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे, आप अपना वकील नहीं रख सकते थे। इनफैक्ट इसके लिए एक अलग से न्यायालय का गठन हुआ था, एक अलग से न्यायालय की स्थापना हुई थी और उस न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के 3 वकीलों को रखा गया था और उनके पास शक्तियाँ थीं, जिस शक्ति का इस्तेमाल करके वो किसी भी साक्ष्य को अमान्य घोषित कर सकते थे। जी हाँ, अगर आप साक्ष्य देते भी हैं तो उनके पास शक्तियाँ थी कि उसको अमान्य मान लेना। अगर वो प्रैक्टिकली सही भी है फिर भी उनको वो क्या कहेंगे कि नहीं, आई डोंट सॉल्व प्रूफ, मैं उसको नहीं मानूंगा। तो उनके पास ये शक्तियाँ थी। इसी के विरोध में भारतीयों ने क्या किया कि इसी का विरोध किया, इस काले कानून का विरोध किया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया, द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919 का विरोध किया।
महात्मा गांधी और होम रूल पार्टी, इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ और ये दोनों मिलके सत्याग्रह करने का निर्णय किए, देशव्यापी सत्याग्रह करने का निर्णय किए। जब निर्णय हुआ तो पहला डेट रखा गया 30 मार्च 1919 का। इन सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि 30 मार्च 1919 से सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, मगर किसी कारणवश डेट में अदला बदली की गई और 30 मार्च को न करके 6 अप्रैल 1919 को करने का निश्चय हुआ। मगर उस समय आज के जैसा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, मेल नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी था, आज जो है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनटों में हम कहीं से कहीं चले जा रहे हैं, कहीं से कहीं बात कर ले रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह तुरंत पहुंच जा रहा है, ऐसी सुविधाएं उस समय नहीं थी, आपको पता है। तो इस कारण से ये जो डेट में जो फेरबदल होता है, ये फेरबदल का जो कहानी है वो सब जगह नहीं पहुँच सका और दिल्ली में 30 मार्च 1919 को सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। 30 मार्च 1919 को सत्याग्रह शुरू कर दिया गया और सत्याग्रह सफल रहा। मगर गांधी जी द्वारा क्या किया गया, 6 अप्रैल 1919 से सत्याग्रह की शुरुआत की गई। जब सत्याग्रह की शुरुआत की गई तो धीरे धीरे ये तूल पकड़ने लगा, लोग इससे जुड़ने लगे, सत्याग्रह का जो रूप था वो बड़ा होने लगा, इसका जो कवरेज था, एरिया था, वो बड़ा होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे, सत्याग्रह में भाग लेने लगे और इसको सफल बनाने में जुट गए। मगर उसी समय पंजाब, लाहौर, अमृतसर, इसमें लोगों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। कारण क्या हुआ कि वहाँ के 2 प्रमुख नेता थे, पहला डॉक्टर सतपाल और दूसरा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। आप कहीं कहीं उसको डॉक्टर किचलू पढ़िएगा या कहीं कहीं सीधे सैफुद्दीन किचलू पढ़िएगा, तो इससे घबराना नहीं है, दोनों वही हैं। तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन 2 नेताओं को वहाँ का जो प्रशासन थी, वो प्रशासन ने इन्हें रॉलेट एक्ट के तहत ही इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनको बंद कर लिया। अब 9 अप्रैल को, अब इनके एक तो सत्याग्रह का चल रहा था, दूसरा इनके नेता को पकड़ लिया गया। तो इन दोनों के विरोध में, इनके नेता को पकड़ने के विरोध में और सत्याग्रह के समर्थन में 10 तारीख को वहाँ की जो संख्या थी, वो जनसंख्या थी, वहाँ के जो लोग थे, जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन के जो समर्थक थे, प्रशंसक थे, जो पार्टी के लोग थे, जो कमेटी के लोग थे, जो सदस्य थे और जो वहाँ की जनसंख्या थी, जो भीड़ थी, वो सभी मिलके एक, कहा जाता है, पंजाब के डिप्टी कमिश्नर के पास और उसके आवास पर जाकर धरना देती है, नारेबाजी करती है अपने नेता को छुड़वाने के लिए। अब वहाँ का डिप्टी कमिश्नर कुछ देर देखता है और उसके बाद अपने जो उसके जो कर्मचारी होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उसे गोली चलाने का ऑर्डर देता है। गोलियां चल जाती हैं और तकरीबन 10-12 लोग वहाँ मर जाते हैं। अब एक तो सत्याग्रह चल रहा है, उसके समर्थन में लोग हैं, उसको सफल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा कि उनके जो 2 मुख्य नेता हैं, उस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल को, तो उसके विरोध में आक्रोश फैला हुआ है। तीसरा 10 अप्रैल को जब इन्होंने अनुग्रह आज्ञा की तो उसके विरोध में गोलियां बरसा दी गई, तो एक उसका रोष है, उसका आक्रोश है, उससे लोग गुस्सा है, क्रोधित हैं। तो इन सब का एक ऐसा वातावरण बन रहा था कि लोग गुस्साए हुए थे, लोग गर्म हो रहे थे, उबल रहे थे और अपना जो उनका जो गुस्सा है वो निकाल नहीं पा रहे थे सरकार पे। इसी बीच 9 को घटना क्या हुई, सतपाल और किचलू को पकड़ लिया गया। 11 को घटना क्या हुई, लोगों पे गोलियां चलाई गई, कुछ लोगों पे गोलियां चलाई गई। इसी बीच 9 को ये हुआ, 10 को यह, 11 को एक नन थी जो ईसाई थी और स्कूल चलाती थी, वो साइकिल से किसी रास्ते गुजर रही थी और वो इस भीड़ का शिकार हो गई, इनके गुस्से का शिकार हो गई और उन्हें ज़बरदस्त पीटा गया। कुछ लोग मिलके उनकी पिटाई कर दिए। अब जो इनकी पिटाई हुई, जो अब अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो हमारी सरासर बेइज्जती है, हमारे लोगों को पीटा गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस पे विचार विमर्श करके उस समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड और पूरे पंजाब प्रांत के गवर्नर कौन थे, आर डायर, जनरल आर डायर, जनरल रेजिनाल्ड डायर। तो जनरल रेजिनाल्ड डायर ने पूरे पंजाब प्रांत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू कर दिया और उसके अंतर्गत कुछ नियमें बना दी। पहला नियम था कि 3 लोगों से ज़्यादा एक जगह लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं, आक्रोशित नहीं हो सकते हैं 3 लोगों से ज़्यादा, समूह में नहीं बना सकते हैं, समूह नहीं बना सकते हैं। दूसरा कि अगर किसी लोगों को एक
जिला से दूसरे जिला जाना है या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, दूसरे राज्य से इस राज्य पंजाब राज्य में आना है, तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें प्रमाण पत्र चाहिए होगा। उनको पंजीकरण करवाना पड़ेगा और प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। बिना प्रमाण पत्र के अगर पकड़े गए तो उन्हें जेल कर दिया जाएगा। जैसे याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले जब कोविड का समय था तो हमें एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए, एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए अंतर्राज्यीय जो यातायात थी या अंतर जिला जो हम एक जा रहे थे, चेंज कर रहे थे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, हमें अपने जिला के जो मजिस्ट्रेट होते थे, जिला के जो एसपीडीएम होते थे, उनसे हमको प्रमाण पत्र लेना होता था और उसको अपने गाड़ी पे आगे चिपका देते और तब जाते। विदाउट नहीं जा सकते थे, पकड़े जाते, फाइन होता था। ठीक वैसे ही वहाँ किया गया। या याद कीजिए, जिस समय हम क्लास ले रहे थे साउथ अफ्रीका का, उस समय क्या किया गया, वहाँ भी वहाँ रह रहे लोगों का पंजीकरण कर दिया गया कि बिना पंजीकरण के आप नहीं रह सकते हैं या पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको हमेशा रखना पड़ेगा, जिसलिए वहाँ भी विरोध किए थे गांधी जी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तो 3 लोगों से ज़्यादा समूह के लोग यहाँ रह नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, समूह बना के नहीं रह सकते थे, विद्रोह नहीं कर सकते थे, विरोध नहीं कर सकते थे, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। दूसरा कि पंजीकरण करवाना पड़ता था। ये सारी चीज़ें मार्शल लॉ में थी। कुछ लोगों को पता थी, सब लोगों को पता नहीं थी, कुछ लोगों को पता थी। इसी बीच 13 अप्रैल आ गया और 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का समय होता है। बैसाखी वो समय जब फसलें पक जाती है, किसान खेत में जाके अपने फसलों को काटता है, घर लाता है और उसके खुशी में बैसाखी मनाता है। फसल कटने की खुशी में बैसाखी मनाता है। तो बैसाखी का टाइम आ गया, 13 अप्रैल आ गया। जालियांवाला बाग बहुत बड़ा है, 7-8 एकड़ में फैला हुआ है, 5-6 गेट हैं उसमें, मगर गेट उस समय एक ही खुला होता था, बाकी 4 गेट पे ताला बंद होता था। तो बैसाखी के अवसर पे सारे पंजाबी लोग और भी लोग जालियांवाला बाग में गए बैसाखी मनाने। जैसे अपने यहाँ कैसे होता है, अपने यहाँ छठ होता है या अपने यहाँ दशहरा होता है। दशहरा में क्या होता है, आसपास मेला लगता है, लोग जाते हैं। तो लोग कौन होते हैं, हम आप होते हैं, हमारे आपके परिवार वाले होते हैं। तो ठीक वैसे ही वहाँ बड़ा सा जो वो बाग था, जालियांवाला बाग था, वहाँ लोग एकत्रित हुए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, वयस्क हैं, हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग वहाँ मौजूद थे। मेला घूम रहे थे, चाट पकौड़ा खा रहे थे, सिंघाड़ा कचौड़ी खा रहे थे, जलेबियाँ खा रहे थे, घूम रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे, कपड़े खरीद रहे थे, देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मेला एंजॉय कर रहे थे। दूसरे इसी में कुछ लोग थे, क्रांतिकारी गतिविधियां करने वाले क्रांतिकारी थे। उन्होंने भी इसी जगह को अच्छा समझा कि उसी भीड़ के बीच हम भी जाएंगे और अपनी मीटिंग कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 2 लोग थे। तो ये जो घटना घटी जालियांवाला बाग, ये कोई एकाएक होने वाला घटना नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी अंग्रेजों की। कैसे, अब समझिएगा चीज़ों को। एक बैसाखी, दूसरा पशु मेला। 13 अप्रैल 2 दिन का 3 दिन का वहाँ पशु मेला लगता था पंजाब में। वहाँ गाय, बकरी, भेड़, कुत्ते, मेमने, बैल, इन लोगों का खरीद बिक्री होता था। बड़ा पशु मेला वहाँ लगता था। एक तो पशु मेला फेमस है, अपना एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ, सोनपुर में, हरियाणा क्षेत्र में लगता है। वहाँ भी आप लोग भी जहाँ रहते होंगे वहाँ आसपास में अब तो अब तो ख़त्म हो गया है, समझिए, अब तो दुकान खुल गई हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि हमारे आसपास का जो एरिया होता था वहाँ किसी दिन या किसी महीने का किसी खास दिन, तारीख हो, दिन को मेला लगता था, पशु मेला छोटा सा लगता था। किसी ब्लॉक में लोग अपने गाय लेके आते थे, भेड़ लेके आते थे, घोड़े लेके आते थे, कोई बेचता था, कोई खरीदता था, इस तरह का। वहाँ भी वैसा ही मेला लगा हुआ था। जनरल ओ डायर ने क्या किया कि ये जो पशु मेले में जो लोग आए हुए थे उनको भी वहाँ से निकलवा दिया उस जगह से, और कहा कि तुम लोग सब लोग जाओ जालियांवाला बाग, यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब जो भी करना है सब उधर करो। सब लोगों को वहाँ से हस्तांतरण करवा दिया गया जालियांवाला बाग में। तो अब वहाँ 3 तरह के लोग, एक जो पशु मेला में आए हुए थे पशुओं की खरीद बिक्री करने के लिए, घूमने के लिए, वो भी जालियांवाला बाग चले गए। पहले से जालियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, लोग बैसाखी मनाने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। और तीसरे कुछ वैसे लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, जो वहाँ पहुँचे थे कुछ मीटिंग्स करने के लिए। 3 तरह के लोग थे। बहुत ही प्लानिंग के तहत इन सभी को एक जगह एकत्रित किया गया जालियांवाला बाग में। एक सकरा गेट, बताया जैसा कि आपको चारों गेट बंद था, एक सकरा गेट था आने और जाने के लिए। उस गेट पे जनरल ओ डायर अपने पूरे टीम को लेके, मतलब पूरे एकदम जस्ता के साथ वहाँ पहुँच गया, मेन गेट पे खड़ा हो गया और कहता क्या है पता है
कि आप सभी को मैं 3 मिनट का समय देता हूँ, इस 3 मिनट में आप इसको खाली कर दीजिए और अपने अपने घर चले जाइए। आने तो 3 मिनट के बाद सीधे ऊपर। अब आप सोच के देखिए, एक सकरा गली, हजारों के हुजूम में लोग और अलग अलग उम्र के, जिन्हें तक बच्चा था और जवान था, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें बूढ़ी भी थी, उसमें बहुत छोटे बच्चे भी थे, वैसे बच्चे जो गोद में थे, जो चल भी नहीं सकते हैं, कुछ वैसी औरतें थीं जो गर्भवती थीं। संभव है? नहीं संभव है। और अगर संभव बनाया जाए तो भगदड़ होगा, ऐसे ही लोग कुचल के मर जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ लगा हुआ था, किसी ने कोई भगदड़ मच गया, लोग दब के मर गए। तो 3 मिनट का समय दे दिया गया। अब 3 मिनट पे तो लोग उतने भीड़ में, 3 मिनट में तो लोग को संभलने में लग जाता है। अब लोग निकलेंगे कहाँ? अब तुम गेट पे खड़े हो तो लोग जाएंगे कहाँ? उड़ के जाएंगे। आप सोच लीजिए। और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाने लगे। तकरीबन 1650 गोलियां चलाई गई भाई, 1650। ध्यान रखिएगा। उस जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को 1650 गोलियां बरसाई गईं और उस गोलियां का शिकार तकरीबन 1000 से ऊपर लोग हुए। 1000 से ऊपर, जी हाँ, 1650 गोलियां ऊपर बरसाई गई और 1000 से ज़्यादा लोग मरे। एक छोटा सा कुआं था वहाँ, जिस कुएं का इस्तेमाल होता था पानी के लिए। डर से बच्चे, औरतें, कुछ बूढ़े उस कुएं में कूद गए कि बच जाएंगे। मगर उनकी क्रूरता देखिए, उनकी बर्बरता देखिए कि उस कुएं पे खड़े होके उसने गोली चलाना शुरू किया। 250 लोग, 300 लोग उस कुएं में मारे गए। क्या दृश्य होगा, सोच के देखिए कि क्या दृश्य होगा। लोग अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बचना चाह रहे हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही है। बचने का कोई रास्ता नहीं। कोई गर्भवती महिला है वो मारी गई, कोई 6 साल का बच्चा है वो मारा गया, कोई 6 महीने की बच्ची की माँ मर गई, उसके पिता मर गए, उसका पूरा खानदान मर गया। क्या स्थिति होगी? एक कितना क्रूरतापन दृश्य था। और ये किया गया उस जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ये थी कहानी जालियांवाला बाग नरसंहार की। इसके बाद फिर एक कमेटी का गठन होता है। जिसका नाम होता है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। जी, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसको हम हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं आपके साथ ये प्रश्न घुमा के कि डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कब हुआ, कब बनाया गया या किसको कहते हैं। जैसे द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 1919 किसको कहते हैं? हंटर आयोग को कहते हैं। वैसे ही डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी किसको कहते हैं? तो सॉरी, द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 1990 किसको बोलते हैं? तो रॉलेट एक्ट को बोलते हैं। वैसे ही डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी किसको बोलते हैं? हंटर आयोग को बोलते हैं। हंटर आयोग एक हंटर नाम के इंसान थे। एक कमेटी का गठन हुआ, उस कमेटी में कुछ सदस्य बनाए गए, जिसमें 8 सदस्य थे। हंटर आयोग कमेटी में 8 सदस्य थे। उस 8 सदस्य में 3 सदस्य भारतीय थे, 5 सदस्य ब्रिटिश के थे। कमेटी गठित हुई और इस कमेटी का काम क्या दिया गया कि आप एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए जालियांवाला बाग नरसंहार पे। क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ, क्या क्षति हुई, क्या हुआ, इसका एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो हंटर आयोग गठित हो गया। हंटर साहब इसके अध्यक्ष बनाए गए। उस समय हंटर साहब जो थे वो स्कॉटलैंड के भूतपूर्व, वो हंटर आयोग जो बना, वो जो हंटर साहब थे वो स्कॉटलैंड के भूतपूर्व जनरल थे और स्कॉटलैंड में एक कॉलेज था, कॉलेज जस्टिस, उसके सीनेट थे, तो इसलिए उनको बनाया गया। इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा और सरकार को बताया जो हुआ। वहीं जनरल डायर जो थे
उन पे केस चला, मुकदमा चला कहाँ? इंग्लैंड में, हाउस ऑफ कॉमन्स में मुकदमा चला, मगर उस मुकदमे का कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि पता है, जब जनरल आर डायर यहाँ से जब बुलाए जाते हैं, देखे कि भाई आर डायर ने ये कृत्य किया, माहौल अभी गर्म है, तो इनको वापस बुला लिया जाए। तो जब इनको वापस इंग्लैंड बुलाया गया, तो जब इंग्लैंड एयरपोर्ट पे ये उतरे, तो इनको तलवार देके इनका अभिवादन किया गया कि वाह कितना अच्छा काम किए हो। एक नेता का स्टेटमेंट आया कि जनरल आर डायर शेर है और शेर शेरों वाली हरकतें करता है। ये शेर का काम है, ये शेर का काम है। तो ये स्टेटमेंट आया। खैर, इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए पंडित मदन मोहन मालवीय साहब। ध्यान दीजिएगा, एक तो हंटर आयोग बनाया गया ब्रिटिशों द्वारा, एक कांग्रेस पार्टी द्वारा एक आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो कमेटी तैयार की गई, उस कमेटी ने भी रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट में जनरल आर डायर को, जनरल ओ डायर को, इन सभी को दोषित करार दिया गया। मगर घर की मुर्गी दाल बराबर, पहला। दूसरा, भारतीयों का चलता क्या अंग्रेजों के सामने, उस समय तक तो कुछ थे नहीं, तो इस कारण से उस पर लीपापोती हो गई। सीनेट से जो बनाया गया था, हंटर आयोग द्वारा जो बनाई गई थी रिपोर्ट, उस पर भी अंततः लीपापोती कर दी गई। मगर एक पंजाबी, उधम सिंह, एक पंजाबी थे जिनका नाम था उधम सिंह, उन्होंने 21 साल बाद 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई जालियांवाला बाग, और उन्होंने उसके 21 साल बाद 1940 में इंग्लैंड में जाकर जनरल आर डायर की हत्या कर दी, उनको गोली मार दिया, क्योंकि दोषी वही थे उसके। और फिर 1940 में ही जो उधम सिंह थे उनको क्या किया गया, उनको फांसी की सज़ा मिली और उनको फांसी दे दिया गया, जिनकी अस्थियां 1970 में भारत लाया गया है। तो ये पूरा प्रकरण था हमारा रॉलेट एक्ट से लेके हंटर आयोग तक का, द रिवोल्यूशनरी एंड द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 1919, जिसे हम रॉलेट एक्ट, काला कानून के नाम से जानते हैं। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, मैसकर, नरसंहार हुआ। फिर एक आयोग गठित हुई इसकी जांच पड़ताल के लिए, हंटर आयोग। तो ये पूरा प्रकरण था हमारा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उसको हम अपने YouTube चैनल्स के माध्यम से हम डालेंगे। आप लोग उस क्वेश्चंस को बनाएं और जो कुछ तथ्य हैं, जो कुछ इसके नोट्स हैं, वो नोट्स हम इसके साथ संलग्न कर देंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आपको जानने हैं, उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, जिससे हम जाने कि आपको क्या पढ़ना है, आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं। तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियोस बनाएंगे और आपके समक्ष लाएंगे। फिलहाल हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जुड़ें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे भी दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको जाते रहें और समय समय से आपको वीडियो मिलते रहे और आप इससे लाभान्वित हो। ठीक है, जय हिंद।